नमस्कार दोस्तों, डीएफए आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और पार्लियामेंट की हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली थी और आज पार्लियामेंट हम कंप्लीट कर लेंगे और इसमें फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और बहुत दिन से देखिए हमारी हिस्ट्री की क्लास भी नहीं हो पाई है, तो उसे भी हम अब अगले दिन से हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसी प्लेटफॉर्म पर आपके डीएफए आईएएस पर हमारी बहुत सारी क्लास हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे जो क्लास पिछली हुई हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाए और जो आगे क्लास हम करेंगे वो भी आप लोगों तक पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो हम क्रम में चल रहे हैं और एक क्रम हम बनाए रखेंगे, ठीक है। और हिंदी की क्लास भी अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज ये पार्लियामेंट वाला भाग है, उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए इसमें देख लिया था धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में वर्णित है तथा धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन में अपनी सिफारिशों के साथ वापस कर देती। तो मैंने बताया आपको धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां नहीं है, वो केवल 14 दिन तक अपनी सिफारिशों को लोकसभा को दे सकती है। यानी कि कुछ सिफारिशें कर सकती है राज्यसभा, तो कुछ सलाह दे सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन अंतिम शक्ति केवल लोकसभा को है, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में अंतिम शक्ति केवल लोकसभा को है, वही अंतिम निर्णय करेगी कि क्या करना है आगे इस विधेयक के संबंध में। अब जी देखिए साधारण विधेयक के संबंध में क्या क्या है। साधारण विधेयक को 6 माह तक रोका जा सकता है तथा किसी विधेयक पर धन विधेयक को छोड़कर दोनों सदनों में किसी विधेयक पर धन विधेयक को छोड़कर दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है। तो इसमें कहा है क्या है, साधारण विधेयक लोकसभा ने पास कर दिया, उसके बाद उसने राज्यसभा को भेजा, तो यहाँ राज्यसभा को अधिकार है 6 महीने तक रोक सकती है, ठीक है। साधारण विधेयक या राज्यसभा ने पहले पास किया, लोकसभा को भेजा, तो लोकसभा को भी अधिकार है 6 महीने तक इसे रोक सकती है। यदि ऐसा हो जाए कि राज्यसभा या लोकसभा किसी एक सदन ने भेजा, माना कि लोकसभा ने भेजा और राज्यसभा 6 महीने तक कोई जवाब न दे, 6 महीने के बाद भी विधेयक अटका हुआ है, यानी उस पर कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी गई, ठीक है। तो क्या होगा इस स्थिति में, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएंगे, ज्वाइंट सेशन, ठीक है। ज्वाइंट सेशन होगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ जो साधारण बहुमत होगा उससे पारित हो जाएगा और ये साधारण विधेयक पारित माना जाएगा, ठीक है। फिर राष्ट्रपति पे अंतिम रूप से जाएगा, ठीक है। तो ये कहा गया है इसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित कर सकता है। तो देखा धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, धन विधेयक के संबंध में भी नहीं होता है, और जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसके संबंध में भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। ज्वाइंट सेशन साधारणतः जो साधारण विधेयक होता है सिंपल बिल उसी के मामले में होता है, ठीक है। तो सिंपल बिल ध्यान रखेंगे, यदि किसी एक सदन द्वारा गतिरोध उत्पन्न किया जाता है 6 महीने तक, तो वहाँ ज्वाइंट सेशन के माध्यम से सिंपल बिल को पारित करा लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन यदि वह उपस्थित न हो तो सदन का उपाध्यक्ष, यदि वह भी अनुपस्थित हो जाए तो राज्यसभा का उपसभापति, यदि वह भी अनुपस्थित हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति अध्यक्ष होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्य द्वारा निश्चित किया जाए। तो ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन, इसमें देखिए लोकसभा की शक्ति बढ़ जाएगी। देखेंगे आप लोकसभा में क्योंकि संख्या अधिक है, लोकसभा में 545 है, तो एक पक्ष मान लिया कि विपक्ष ने गतिरोध उत्पन्न किया। वर्तमान में आप देखेंगे तो देखेंगे आप केवल एक पार्टी पर 300 से अधिक सीटें हैं, तो केवल बीजेपी और कुछ लोग मिलकर के राज्यसभा में बीजेपी की कुछ सीटें मिला ली जाए और लोकसभा की 300 मिला ली जाए, लगभग मान लिया आपने 300 से अधिक हैं उसमें मिला लिया जाए और राज्यसभा की कुछ सीटें, तो केवल एक जो पार्टी है वो ही पारित करा सकती है बिल को। इसलिए ज्वाइंट सेशन में एक दल को जो बहुमत में होता है, जो सामान्यतः पक्ष में होता है, जो सरकार होती है जिसकी, वो शक्ति के साथ विधेयक को पास करा लेता है, ठीक है। ज्वाइंट सेशन में इसको फायदा होता है, इसलिए इसमें कहा गया है, देखेंगे आप, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, यदि वह अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति। यानी यहाँ कुल एक बात निकल कर आती है, राज्यसभा के सभापति, सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति जो ज्वाइंट सेशन है उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे,
उपराष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता नहीं करता है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या उपराष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेंगे, तो इसका आंसर होगा गलत, नहीं, क्योंकि ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि वो अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष करेगा, यदि वो भी अनुपस्थित हैं तो उपसभापति अध्यक्षता करेगा, यानी कि वो राज्यसभा के सभापति को अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखें। यहाँ पीठासीन की बात की गई, ये देखिए, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। पीठासीन का मतलब है चेयरमैन। ठीक है, तो कौन होगा, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, ये अनुपस्थित हैं तो उपाध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो सामान्यतः 10 व्यक्तियों का पैनल बना देते हैं राष्ट्रपति जी। यदि दोनों अनुपस्थित हैं तो इनके पैनल में से एक व्यक्ति चुन लिया जाता है, अध्यक्ष है उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। ऐसा ही पैनल राज्यसभा में भी होता है और उसमें भी 10 व्यक्तियों का सामान्यतः पैनल होता है और उसमें भी सभापति जो वरिष्ठ सदस्यों में से एक व्यक्ति चुन लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कहा गया राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति तथा उपसभापति की अनुपस्थिति में निर्धारित पैनल का सदस्य अध्यक्ष होता है तथा संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं होती। तो मैंने बताया आपको, जब भी संविधान संशोधन बिल पारित किया जाएगा तो वहाँ ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। ठीक है, और राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति और ये भी अनुपस्थित हैं तो जो पैनल होता है, दोनों सदनों में पैनल होता है, इसमें सामान्य से 10 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। इन्हीं में से कोई सदस्य होगा जो अध्यक्षता करेगा इन दोनों की अनुपस्थिति में। यदि ये दोनों अनुपस्थित हैं तो पैनल का सदस्य अध्यक्षता करेगा। ठीक है, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में पृथक रूप से 3 वाचन होते हैं तो है राष्ट्रपति की अनुमति हस्ताक्षर से अधिनियम बन जाता है। तो साधारण विधेयक होता है वो 3 वाचन से गुजरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अलग अलग वाचन में अलग अलग मत प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब इनमें चर्चा होती है। कुल मिलाकर के तीनों वाचनों में चर्चा होती है और मत प्रस्तुत करते हैं सभी लोग। फिर उसके बाद ये विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से ये अधिनियम बन जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया भारत की संचित निधि पर राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते आदि तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित होती है। तो इसमें क्या, भारत की संचित निधि पर जो राष्ट्रपति हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, कैग हैं, जो भी संवैधानिक महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद, वो उनके वेतन और भत्ते सामान्यतः संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी कि इस पर मतदान नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, संसद इसमें कटौती कर दे। ठीक है, तो ये संसद निधि पर, संसद जो संचित निधि है उस पर भारित होते हैं, इस पर मतदान नहीं होता है। और यहाँ का आ गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। तो ये सामान्यतः फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित है या केंद्र की संचित निधि पर। तो ये केंद्र की संचित निधि पर भारित है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो पेंशन इनकी केंद्र की संचित निधि पर भारित है। लेकिन आप देखेंगे इनका वेतन और भत्ता, वेतन भत्ता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे हम, वेतन भत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है जब राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले कम से कम 2/3 सदस्य उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी राज्य सूची का विषय होगा, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को होता है, विधानमंडल कानून बनाता है। लेकिन जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करती है और उससे कहती है कि ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, राष्ट्रीय महत्व का, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार फिर संसद को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा सदन में उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कि संघ एवं राज्यों के हित के लिए किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की आवश्यकता है, तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। ये कहा गया है आर्टिकल 312।
312 में एक आ गया है कि 2/3 बहुमत से राज्यसभा संकल्प पारित करती है तो संसद अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। जैसे IAS, IPS और IFS है, ऐसे ही वर्तमान में IJS इंडियन जुडिशरी सर्विस पर बातचीत चल रही है। तो इसका सृजन कैसे होगा? जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, उस पर संसद कानून बना करके अखिल भारतीय सेवा IJS का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो एक आ गया है। ये बात अनुच्छेद 312 यानी कि आर्टिकल 312 के अंतर्गत ये बात कही गई है। वहीं राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना ये आर्टिकल 249 के अंतर्गत है। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा को शक्ति है, तो ये आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा को शक्ति है। ये दोनों शक्तियाँ राज्यसभा को प्राप्त हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, तो ये आज हमने पार्लियामेंट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में। उसी प्रकार क्रम से हमारी क्लास चलती रहेगी और जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है उसे भी हम कंटिन्यू करेंगे और हिंदी की क्लास भी इस पर इसी प्लेटफॉर्म पर DFA IAS पर अवेलेबल है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी क्लासें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।